नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा का ये विशेषांक हम लेकर आ रहे हैं पटना से और मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं संतोष सिंह जी, जो बिहार की राजनीति के बड़े जानकार हैं। 3-3 किताबें जो ट्रायोलॉजी इनकी कही जाती है, वो मैंने भी पढ़ी है और बिहार की राजनीति को इन किताबों के ज़रिए हम समझते आए हैं। संतोष जी इंडियन एक्सप्रेस अखबार से जुड़े हुए हैं और आज संतोष जी से हम बातचीत करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। संतोष जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो संतोष जी, ये साप्ताहिक सभा जो हम शो न्यूज़ तक पे करते हैं, सबसे पहले हम सवाल यही पूछते हैं अपने जो एक्सपर्ट होते हैं कि बड़ी तस्वीर क्या है, इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? ये बहुत आसान नहीं है कि पलड़ा भारी लग रहा है। अभी तो बस चुनाव की सरगर्मी शुरू हुई है, कैंपेन शुरू हुआ है। अब देखिए, अब महागठबंधन भी अपना 5 पार्टियों का गठबंधन है। इन लोगों ने तो 7 क्लब कर लिया, 7 पार्टियों का है। अब उनको थोड़ा-सा एडवांटेज ये था कि उन्होंने थोड़ी-सी डोल्स की पॉलिटिक्स कर ली, 125 मेगावाट बिजली दे दिया और 10,000 रुपया, 1 करोड़ 41 लाख ये जो प्रोस्पेक्टिव जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, जी। उसको कर दिया। तो वो उससे थोड़ा-सा उनको लगता है कि वुमेन वाली कंस्टिट्यूंसी कंसोलिडेट होगी। दूसरी तरफ तेजस्वी कह रहे हैं कि एक-एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे, तो दैट कम्स टू करीब है तो अनथिंकेबल बात है। मतलब अगर आप 30,000 का भी अगर आप देते हैं, जी। तो 9 लाख करोड़ का एनुअल बजट आता है। आपका स 3 सवा 3 लाख का तो बजट साइज़ ही है। हुँ। तो कैसे करेंगे वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। वो कहते हैं कि चाँद पर भी तो पहुँच गए थे, कोई नहीं पहुँचा था। हुँ। तो उस प्रकार ही पहुँच जाएँगे। तो ये है, अब बीच में इन देखिए अरिथमेटिकली अगर आप देखिएगा तो लास्ट बार चिराग इनके पास नहीं थे, हुँ। अलग थे, और उपेंद्र कुशवाहा भी अलग थे, दोनों साथ हैं, लेकिन मुकेश सहनी उधर थे, वो इधर आ गए हैं। फिर भी 5% के अरिथमेटिक एडवांटेज से एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम जी। वो शुरुआत करते हैं। लेकिन ये जितने भी डोल्स के काउंटर डोल्स की जो पॉलिटिक्स हुई, इन्होंने कहा कि जीविका वर्कर्स को हम मतलब ये 5 लाख का इंश्योरेंस दे देंगे, 1 करोड़ 40 लाख है, उसमें से कुछ संख्या है 85,000 उनको सरकारी नौकरी देंगे, संविदा कर्मी को सरकारी नौकरी देंगे, और बीच में एक नए प्लेयर प्रशांत किशोर आ गए हैं, जो कि 50-60 जितने भी एक क्लोज बैटल वाले सीट होते हैं 5,000 से 10,000 12,000 वाले में, वहाँ प्रभावित करेंगे। किसी को भी रैंडम ऑर्डर में ये वो हर्ट कर सकते हैं। अपना कितना जीतेंगे वो बात है, वो अलग बात है। लेकिन वो उस ये सारे फैक्टर्स वेरिएबल्स मिल कर के इलेक्शन को थोड़ा-सा क्लोज़ बना रहे हैं। जो हमको अरिथमेटिकली लग रहा है कि यार बहुत ही दू डिस्टेंस है दोनों के बीच में, वो डिस्टेंस इसके कारण से नैरो डाउन हो रहा है। तेजस्वी क्या कह रहे हैं, तेजस्वी की बात कितनी कैंपेन में, जैसे कि लास्ट बार उन्होंने 10 लाख नौकरी की बात कही थी, तो पूरे चुनाव के नैरेटिव को चेंज कर दिया, पूरे चुनाव को मोड़ दिया था। तो क्या इस बार उसी चीज़ को अलग तरीके से कहने पर क्या वो मोड़ पाएँगे? क्या नीतीश कुमार का स्वास्थ्य मुद्दा बन पाएगा? क्या जो 4 टाइम्स का फटीग है वो मुद्दा होगा? क्या प्रशांत फैक्टर होंगे? इसी चीज़ के को सवाल ढूँढने के लिए आप भी निकले हैं, हम भी जी। फील्ड में निकलेंगे। तो थोड़ा-सा अगर घूमेंगे तो मुझे लगता है कि आपने जो पूछा, उस प्रश्न का थोड़ा क्लैरिटी के साथ जवाब मिलेगा। ये तो संतोष जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि और जो बात सही भी है कि कागज़ पर या जो गणित के हिसाब से तो एनडीए को एक एडवांटेज नज़र आता है, हिस्टोरिकल आप डेटा लेते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी है, ये एक वेरिएबल फैक्टर है इस चुनाव का। ये पहली बार इस तरह का कोई फैक्टर आया है। हुँ। तो प्रशांत किशोर के बारे में ये लग रहा था कि जो मोमेंटम उन्होंने पहले पकड़ा था, मान लीजिए 1 महीना पहले भी जो मोमेंटम था, फिर हुँ। जब उन्होंने घोषणा कर दी कि हम खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, पहले कहा हम राघोपुर में लड़ेंगे, फिर बाद में हट गए। तो हुँ। उससे क्या उनका मोमेंटम कहीं कम हुआ है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट कर मतलब इस चुनाव पर असर डालेंगे। तो प्रशांत किशोर का खुद का भी जो ग्राफ है वो नीचे गया है क्या? मैं ये मानता हूँ, उसको अलग तरीके से मैं लेता हूँ आपके प्रश्न को। मैं ये मानता हूँ कि कोई नेता जब लड़ता है ना, तो एनर्जी आती है, और ये लॉजिक देना कि मेरे कारण सारा ध्यान अगर मैं इस राघोपुर से लड़ता या करगहर से लड़ता तो उसी पर ध्यान चला जाता, ये गलत। तब तो कोई बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ते। जी। अगर नेता आगे बढ़ कर के लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हम क्यों बोलते हैं? जी। अगर वो करते तो मुझे लगता है कि काडर में एनर्जी आती। वो एनर्जी आती, उनको फ़ायदा होता। राघोपुर से लड़ना एक पॉलिटिकल हाराकिरी होता, हुँ। सही निर्णय नहीं होता, क्योंकि ये गढ़ है, उस कंस्टिट्यूएंसी में आप कभी गए नहीं हैं, जस्ट सोशल मीडिया पे आपका नाम है तो आप राघोपुर से लड़ लेंगे, तो ये सही नहीं। करगहर एक उनके लिए आइडियल सीट, जहाँ के कोनार उनका गाँव है, रोहतास में करगहर उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ से लड़ते तो वो एक फेयर चांस वहाँ हो सकता था, और उसका एक मैसेज जाता। हाँ, आप जो कहा कि बीच में जो उनका जिस तरह से चल रहा था, मैं उसको मानता हूँ कि वो एक इलेक्शन का रोमांटिसाइज़्ड फ़ेज़ था। एक रेटरिक वाला ये फ़ेज़ में हम लोग चल रहे थे कि
रोमांटिसिज्म वाले दौर में वो जब टकराती है यथार्थ से, जो रियलिटी में रेट्रिक में कन्वर्ट होता है, ये जब उस आप ट्रांजिशन होता है तब पता चलता है। जब चुनाव आता है तो आप सीट वाइज कैलकुलेशन देखते हैं, पूरा सोशल कैलकुलेशन देखते हैं, आपके सामने के अपोनेंट देखते हैं, उसकी हिस्ट्री देखते हैं। अब ये सारे जब गणित देख रहे हैं तब उनको लग रहा होगा, मुझे लगता है कि 3 बरस राजनीति में काफ़ी नहीं है। बिहार कोई एक कॉरपोरेट प्रोजेक्ट नहीं है और 3 बरस में कोई कंपनी भी खड़ा नहीं कर सकते, कोई इंडस्ट्री भी खड़ी नहीं होती 3 बरस में। तो मेरे हिसाब से 3 ईयर्स इज़ टू लिटिल ए टाइम, बट हम लोग सब उनकी चर्चा कर रहे हैं। वो एक फैक्टर के रूप में ज़रूर इमर्ज किए हैं एंड ही हैज़ बीन आस्किंग वेरी गुड क्वेश्चंस, पलायन पर, रोजगार पर, शिक्षा पर। जो राज्य माना जाता था कि कास्ट के बारे में चर्चा होती थे, अब उस राज्य में हम डेवलपमेंट के पैराडाइम की बात कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। ये शिफ्ट तो इसका श्रेय प्रशांत को देना चाहिए और वो उन्होंने उस इलेक्शन में किया है। तो उसी के कारण से जो होगा, माइग्रेंट्स में देखिए, माइग्रेंट से अगर बात कीजिएगा, जो लौट रहे हैं, जो जेनजीज है उसमें भी जो 2000 के बाद के बॉर्न है उसमें अट्रैक्शन है। बट सवाल यह है कि इज़ दैट एनफ और इज़ दैट गुड एनफ? ये तो संतोष जी, आप जो बात कह रहे हैं कि ये कॉन्टेस्ट अगर क्लोज हो रहा है तो प्रशांत किशोर की वजह से हो रहा है, लेकिन वो भी तो तब क्लोज होगा जब वो, अगर एनडीए का वो वोट काटने में कामयाब होते हैं तभी होगा। अदरवाइज तो अगर महागठबंधन को और नुकसान पहुंचा देंगे तो ये तो चुनाव एक तरफा हो जाएगा। तो आपको लगता है कि ये नुकसान एनडीए को ज़्यादा होने की आशंका है बनिस्बत की महागठबंधन के? उनका मुख्य लक्ष्य देखिए, खुल के बोलते हैं, मुख्य लक्ष्य उनका जेडीयू है। जी। वो देख रहे हैं भविष्य में कि जेडीयू एज ए पॉलिटिकल पार्टी अगर खत्म होगी, उसी के एक्सपेंस पर मेरा उदय होगा, जी। एज एन अलायंस पार्टनर, एज ए पॉलिटिकल एंटिटी और एज ए लीडर। जी। वो उनको भी पता है कि आरजेडी का एक जनाधार है, फिक्स है, इसके बियॉन्ड वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो किसी भी स्थिति में 20-22% से कम की पार्टी नहीं है, जी। उस जनाधार से स्टार्ट करता है। तो आपने जो कहा, मुझे लगता है कि वो जेडीयू को भी हर्ट करेंगे, कुछ सीटों पर बीजेपी को भी हर्ट करेंगे और थोड़े बहुत आरजेडी को भी हर्ट करेंगे। तो मैं इस सेंस में बोला कि वो इस सेंस में फैक्टर हैं, क्योंकि जहाँ ये आप लास्ट बार का चुनाव देखिए कि कितना क्लोज इलेक्शन था। तो उस क्लोज इलेक्शन में अगर 50-60 सीटों में इधर का उधर, 5000 में ये जीत गया, 6000 में वो जीत गया, आप खुद नहीं जीते। जी। चिराग पासवान तो यही किया था ना। बहुत लोग कहते हैं कि इस इलेक्शन के वो चिराग पासवान है। मैं वो नहीं कहूँगा कि इस इलेक्शन के चिराग पासवान है। मैं ये कहूँगा कि उस हिसाब से नहीं आए। एक कोई आदमी 3 बरस तक अनवरत किसी दूसरे के लिए और किसी और चीज़ के लिए, कोई अदर कंसिडरेशन के लिए पैदल नहीं चल सकता है। वो अपने लिए चलता है और उन्होंने 3 बरस में नब्ज पकड़ी भी है। लेकिन 3 बरस में पार्टी, संगठन, लोग, एक पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी बनाने में बहुत आपको टाइम लगता है। आप बहुत बार एरिया में घूमते हैं। आप देखते होंगे 15 साल, 20 साल से लोग पॉलिटिक्स में घूमते रहते हैं। अगर उनका कोई अगर परिवार का जनाधार नहीं है, अगर डायनास्टी से नहीं आ रहे हैं, उतनी मेहनत करने के बाद भी, उतनी कंस्टिट्यूएंसी बनाने के बाद भी नहीं जीतते हैं, क्योंकि उनके पास पार्टी नहीं है। तो प्रशांत एक नई पार्टी खड़ी कर रहे हैं, बातें अच्छी कर रहे हैं, थोड़ा-सा, लेकिन उनका जो एरोगेंस है, थोड़ा-सा एग्रेशन है, ये थोड़ा-सा नेगेटिव जा रहा है, जो कि पहले उतना नहीं दिखता था, सबड्यूड फॉर्म में दिखता था। अभी हाल के दिनों में वो ज़्यादा दिख रहा है। वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि द एंटागोनिस्टिक टुवर्ड्स मीडिया इज़ नॉट हेल्पिंग हिज़ काउज़, और दिस सेड ही इज़ स्टिल अ ग्रेट फैक्टर इन दिस इलेक्शन। नहीं, तो अब हम बात कर लेते हैं महागठबंधन की। हुँ। एक तो इन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद का, उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कुछ जगह फ्रेंडली फाइट हो रही है 11 सीटों पर या 12 सीटों पर। तो महागठबंधन, आपको लगता है कि वो तैयार है कहीं चुनौती देने के लिए? मतलब होता है ना कि आप चैलेंजर है, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं एनडीए को या नीतीश कुमार को। तो जैसे 2020 में माहौल बन गया था कि भाई तेजस्वी की एकदम हवा चल गई थी जब 10 लाख नौकरियों का वादा कर दिया था। हुँ। अब जबकि चुनाव में आज जब हम बात कर रहे हैं, मुश्किल से 10 दिन भी नहीं रह गए पहले चरण के मतदान में, तो तब आपको लग रहा है कि महागठबंधन, मतलब एमवाई प्लस जो बार-बार बात होती है कि भाई कोई और वोट लाएगा तभी वो जीत तो ये होता हुआ आपको दिख रहा है, या महागठबंधन जहाँ 2020 में खड़ा था लगभग वहीं खड़ा हुआ है? सोशल कंपोजिशन अगर आप देखिएगा वो सबका, सातों घटक का जो है उनका, वो अलग-अलग कंस्टिट्यूएंसी है। अगर आप आरजेडी को एमवाई पार्टी की भी माने, एमवाई प्लस थोड़ा बहुत निश्चित रूप से होगा। मान लीजिए एक पर्टिकुलर कास्ट की कैंडिडेट आप देते हैं, कुशवाहा कैंडिडेट दिया है, तो आप निश्चित रूप से वोट लाएगा। तो ऐसा नहीं है सिर्फ एमवाई ही आएगा। अब देखिए, अब सीपीआई एमएल लिबरेशन है, दीपांकर भट्टाचार्य जी का पार्टी, उनका भी बेस कुशवाहा में है। उनकी तो शुरुआत ही शाहाबाद इलाके में हुई है, आरा वाले, बक्सर वाले बेल्ट से।
दलित का भी अच्छा खासा उनको वोट्स मिलता है। अब नए प्लेयर, छोटे से प्लेयर मान लीजिए 3 ही सीट पर लड़ रहे हैं। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के आईपी गुप्ता लड़ रहे हैं। पान समाज की संख्या 22 लाख है, 1.7% है। वो शेड्यूल कास्ट में हुआ करते थे, अब उनको फिर से ईबीसी में रिवर्ट कर दिया। थोड़े बहुत वो इन्फ्लुएंस करेंगे। साहनी जी अपनी तो उनकी कम है, 2.5% है, लेकिन वो कहते हैं कि बिंद बेलदार और इस तरह की जो उनकी जो एलाइड कास्ट है वो 9% है। मुकेश सहनी, तो मुकेश सहनी का भी एक अपना साइजेबल इन्फ्लुएंस है, जो सन ऑफ मल्ला से उन्होंने कैंपेन किया है। तो ये सारी, और कांग्रेस का थोड़ा सा अपर कास्ट में धनाधार है, थोड़ा सा नंद यादव ओबीसी में है, थोड़ा सा ऑफकोर्स दलित में, ऑफकोर्स एमंग मुस्लिम्स में भी है। तो ये मिला करके उनका भी सोशल प्लेटर अच्छा खासा है, बुरा नहीं है। सोशल प्लेटर ठीक बनता है और ये बैटल को थोड़ा सा क्लोज करने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है इस अलायंस में आरजेडी का सिचुएशन था लास्ट पॉइंट से, मुझे नहीं लगता है कि पिछले बार की तुलना में बेहतर कर पाएगी, उससे थोड़ा सा कम ही रहेगी, क्योंकि उन्होंने अच्छी खासी सीट लाई, 75 सीट लाई थी। तो अराउंड 10 नंबर और उससे 5 हम क्लोज में देख रहा हूँ कि उसके नीचे नहीं। लेकिन थोड़ा सा कांग्रेस इंप्रूव करता देख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मैं सीपीआई अगर पार्टी वाइज देखें एमएल को इंप्रूव करता देख रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि भाई वो दे आर राइट अप देयर, लेकिन सवाल है कि क्या वो 122 की बाउंड्री क्रॉस करेंगे। तो वो प्रेडिक्शन का हम रिस्क नहीं लेंगे, वो हम फील्ड में जाएंगे, समझेंगे। हम कोई सेफोलॉजिस्ट भी नहीं है, वैसे भी हमारे आपके सैंपल साइज बहुत छोटे होते हैं। इसी वेरिएबल्स को तो रीड करने के लिए हम फील्ड में जाते हैं। बट इन सारे फैक्टर्स, सोशल कम्बिनेशन और जो मुद्दे उठा रहे हैं, ये सब मिला करके बैटल लाइन्स मुझे क्लोज होता, मतलब जो कि थोड़ा दूर लग रहा था, अब इट इज़ नाउ गेटिंग क्लोजर। जी। नहीं तो आखिर में संतोष जी हम एनडीए की बात कर लेते हैं। और एनडीए में जो अभी एक विवाद बना हुआ है कि क्या नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री होंगे। तो अमित शाह जी ने पहले तो कह दिया कि विधायक चुनेंगे, उसके बाद उसको रफू करने की कोशिश आपके भी इंटरव्यू में हुई है। सम्राट चौधरी ने भी कहा है, अलग इंटरव्यू में संजय झा ने भी कहा है कि अब वो रफू करने की कोशिश की नीतीश जी ही हमारे नेता होंगे। तो ये एनडीए में क्या मतलब उन्होंने मान लिया कि हम चुनाव जीत रहे, बस अब नीतीश जी को या तो किनारे लगाना है। मतलब नीतीश जी कितना बड़ा फैक्टर है एनडीए के भीतर? देखिए, जिस प्रकार के स्वास्थ्य में नीतीश जी हैं, अगर ऐसे स्वास्थ्य में भी बने रहेंगे तो भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर होंगे। अगर मान लीजिए कल के डेट में 100 मैं ये बोलता हूँ कि 101 आप लड़ रहे हैं, जी। आप कितना ऑप्टिमिस्टिक लाइएगा बीजेपी? आप 70-75 जो भी नंबर है वो मेंटेन कीजिएगा, कम ही जाइएगा। आपको नीतीश कुमार से 55-60 सीटें तो चाहिए ना, जी। ये तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब आप 55 सीट का अगर स्टेक होल्डर भी मान रहे हैं नीतीश कुमार को, द मोमेंट उनको वो नंबर आएगा, ही विल बी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। उनके बिहार में नीतीश कुमार के नंबर मुख्यमंत्री निर्णय करेंगे, कोई दिल्ली से आए हुए नेता वो निर्णय नहीं कर पाएंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ का एक अलग स्ट्रक्चर है। मैं ये कहता हूँ कि नीतीश कुमार अगर स्वास्थ्य कारणों से ही अगर डेबिट कर दें ऑफिस को कि भाई हम नहीं हो रहा है, आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए, हमारा 2 डिप्टी सीएम दे दीजिए, या हमारे बाद में कहें कि मान जाए कि हमारे बेटे को भी, जो कि बात नहीं बोलते हैं कि निशांत को भी बना दीजिए, या किसी को 2 डिप्टी सीएम बना लीजिए, तभी। अदरवाइज मैं देखता हूँ, आप देखिए ना कोरस देखिए, चिराग पासवान, एलआई में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा ने क्या ट्वीट किया कि सूरज टले चंद्र टले लेकिन फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। जीतन राम जी से असिस्ट कर रहे हैं। स्टेट की लीडरशिप, सम्राट चौधरी ने मेरे इंटरव्यू में कहा कि भाई मुख्यमंत्री हैं, एग्जैक्ट वर्ड, और बने रहेंगे। तो ये दर्शाता है। और दूसरी तरफ वो थोड़े से दबाव में ये हैं कि अपोजिशन कैंप ने मुख्यमंत्री अपना प्रोजेक्ट कर दिया है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का 55 से 60 अगर नंबर आ गया, गुड नंबर्स, तो ये कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे। और बीजेपी को ये पता है कि 12 सीटों वाली एक एमपीवी की पार्टी, लोकसभा में भी पार्टी है जिसकी उनको वहाँ ज़रूरत है। तो जितने भी ये सारी चर्चाएं होती है चुनाव के पहले होती है, हमने 20 वर्ष से इस तरह की बहुत सारी कहानियां सुनी है। नीतीश कुमार विल गिव इन ओनली बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस, नॉट फॉर एनी अदर रीजंस। 43 में तो कुछ नहीं किया, 43 जब आया था वो उनको लगता था कि बेस्ट चांस है, लेकिन जैसे नीतीश कुमार के नंबर और आरजेडी के नंबर 122 की बाउंड्री क्रॉस करते हैं, बीजेपी को डर लगा रहता है कि दूसरे कैंप में चले जाएंगे। यही नीतीश कुमार की पॉलिटिकल यूटिलिटी है, जिसको वे व्यवहारिक समाजवाद बोलते हैं। लोग अलग अलग टर्म को अवसरवाद किस तरह से डिफाइन करते हैं, वही जो उनका नीतीश के अगेंस्ट में क्रिटिसिज्म है, वही उनकी पॉलिटिकल यूटिलिटी है और वही उनका स्ट्रेंथ है। नहीं तो महिलाओं के नीतीश जी की चूंकि हम बात कर रहे हैं, मैं एक और सवाल पूछ लेता हूँ आपसे कि
कि नीतीश जी का चूंकि माना जाता है कि महिलाओं के वोट की वजह से ही 2020 में भी वो जीते और पिछले 20 सालों में भी जो महिलाओं के लिए उन्होंने अलग अलग योजनाएं चलाई है, तो इस बार ये माना जा रहा है कि ये 10,000 की स्कीम लाके उन्होंने अपने आप को और कंसोलिडेट कर लिया है। लेकिन किसी बीजेपी के नेता से आज मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ महिला वोटर से थोड़ी चुनाव जीत सकते हैं, मतलब पुरुष वोटर भी हमको चाहिए होगा। तो आपको लगता है कि इस चुनाव में ये महिला वोटर कितना बड़ा फैक्टर है? क्योंकि पिछली बार भी लीड थी, तो अब इस स्कीम से वो क्या लीड बढ़ सकती है, या आपको लगता है कि उसको बनाए रखने के लिए ये स्कीम लानी पड़ी? आपने जो बाद में बोला ना बनाए रखने के लिए, जिसे 4 टाइम की एंटी इनकम्बेंसी को फाइट करेंगे, आपके वो वोट कंसोलिडेट होते हैं कि नहीं होते हैं इंपॉर्टेंट नहीं, रिटेन होते हैं कि नहीं होते हैं। वो जो जितने सारे स्कीम्स हैं डोल्स के, वो क्यों भूल जाते हैं? 125 मेगावाट अगर 1.6 करोड़ फैमिली को दिया है, जी। 1 करोड़ 64 लाख फैमिली को, उसमें तो पुरुष भी तो आते हैं। जी। और जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन में है, तो सिर्फ महिलाएं तो नहीं हैं उसमें, जी। उसमें भी पुरुष है। तो वो वुमेन कंस्टिट्यूएंसी इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है एनडीए की, और वो मोर और लेस कंसोलिडेटेड हैं। फील्ड में जाके जब बात करते हैं तो वो कहते हैं हमको कि आप लोग बेकार का इनके स्वास्थ्य का मुद्दा बनाते हैं। ठीक तो है, सारा काम हो रहा है, हमको ये मिल रहा है। तो जितने उन्होंने जो कंस्टिट्यूएंसी उन्हें 50% रिजर्वेशन को दे करके, फिर 35% पुलिस में आरक्षण दिया, फिर सरकारी जॉब में दिया, फिर डोमिसाइल पॉलिसी लाई, तो आप योजनाएं बनाए और हु कैन फॉरगेट दैट साइकिल स्कीम जो स्टार्ट किया जी। लड़कियों के लिए, यूनिफॉर्म स्कीम, स्कूल यूनिफॉर्म स्कीम। ये सारी योजनाओं दे करके उन्होंने महिला वोट को कंसोलिडेट कर दिया है। और 1 करोड़ 40 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जीविका समूह है, वो कहीं न कहीं वो तो कंडुइट हैं दोनों के बीच में, एक ब्रिज का काम करती है सरकार और पब्लिक के बीच में। लेकिन मैं उनको अपॉलिटिकल फोर्स ऑफ मानता हूँ गवर्नमेंट है। जी। वो एक तरह से राजनीतिक नहीं होते हुए एक अराजनीतिक फोर्स हैं, जी। जो कि सरकार के लिए कहीं न कहीं काम करते हैं। तो वो एक उनके बहुत बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेंथ हैं, और पंचायत लेवल पे बहुत अच्छा पेनिट्रेशन है। तो वो नीतीश कुमार की कंस्टिट्यूएंसी अगर आप कहेंगे तो नंबर 1 पर हम वुमेन कंस्टिट्यूएंसी बोलेंगे। बाद में मैं ईबीसी, महादलित और लवकुश बोलूँगा। नंबर 1 कंस्टिट्यूएंसी वुमेन कंस्टिट्यूएंसी। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे संतोष सिंह साप्ताहिक सभा के इस विशेषांक में। और संतोष जी का आकलन ये है कि ये चुनाव पीके की वजह से, मतलब प्रशांत किशोर के फैक्टर की वजह से कांटे का मुकाबला हो सकता है, क्योंकि जो महागठबंधन का भी सोशल इक्वेशन है वो भी पहले के मुकाबले अब बेहतर हुआ है। वहीं एनडीए के पास जो ट्रम्प कार्ड है, जो उन्होंने डोज दिए हैं, वो कहीं न कहीं कोशिश है कि उनका जो पिछली बार 2020 का जो वोट था वो रिटेन करने की कोशिश है। कुल मिलाकर अभी भी चुनाव में समय है, अभी भी 6 नवंबर को और 11 नवंबर को मतदान होना है और 14 नवंबर को नतीजे आएँगे। साप्ताहिक सभा का ये विशेषांक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।